बिगेस्ट रीजन इज लाइफस्टाइल एंड पोस्चर। वर्ल्ड वाइड नंबर 1 रीजन बैक पेन के लिए सीटिंग को माना जाता है। सयाटिका जो है वो कोई डिसीज नहीं है। हमारे वहाँ क्या होता है कि उसको रांझण बोल के मंत्रना तंत्रना वो सब चलता है। अभी भी ऐसे लोग आते हैं आपके पास? यू मस्ट चेंज योर पोस्चर एवरी 20 to 30 मिनट्स। उसके पीछे बहुत ही डिटेल साइंस है। या सरफेस ही कोलैप्स हो रही है तो वो आपकी कमर को सपोर्ट नहीं दे पाए। नंबर 1 प्रॉब्लम कौन सा होगा जो डिस्क। सबसे ज्यादा? डिस्क। एक 75 ईयर दादाजी लॉयर 2009 में मुझे बोले, डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा तो ही मेरा दर्द जाएगा। आज 15 साल बाद वो आज भी 3 घंटा बेटे के साथ हाईकोर्ट जाते हैं। अरे वाह। आज कॉमनली हर घर में कोई ना कोई स्पाइन रिलेटेड इश्यू पाए जाते हैं। आज लोअर बैक इश्यू हो, साइटिका हो, डिस्क बल्ज, स्लिप डिस्क इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है और ये बढ़ रहा है और ज़्यादा बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। क्या प्रॉब्लम है, क्या रूट कॉज है, क्या सल्यूशन है, कैसे उसके ऊपर काम करना, क्या ट्रीटमेंट ज़रूरी है, वगैरह वगैरह सभी के ऊपर ये पॉडकास्ट में हमने बात करी है। दिस पॉडकास्ट इज़ डेडिकेटेड ओनली फॉर स्पाइनल हेल्थ। और उसके ऊपर बात करने के लिए एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको आप पहले मिल चुके हैं, डॉक्टर आलाप शाह, द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ मिशन हेल्थ, जो अहमदाबाद की सबसे बड़ी चेन ऑफ फिजियोथेरेपी सेंटर्स चलाते हैं, 8 सेंटर्स चलाते हैं और 7 लाख से ज़्यादा लोगों को जिन्होंने एजुकेट किया हुआ है अर्गोनॉमिक्स के ऊपर, और जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ। बट अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है जहाँ हमने यूरिन इनकंटीनेंस के ऊपर बात करी है, ज़रूर देखिएगा। ये हमने सेकेंड पॉडकास्ट शूट किया और ये बिल्कुल प्लान नहीं था। हम सिर्फ यूरिन इनकंटीनेंस के ऊपर जब बात किए, वो जो समय मिला उसके बाद उसमें हमने जब डिस्कशन किया, पता चला कि उनके पास इतना सारा नॉलेज है लोगों को देने के लिए, और इसीलिए वी थॉट व्हाई नॉट एक्चुअली शूट अ होल पॉडकास्ट ऑन स्पाइन हेल्थ। आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत सारा नॉलेज पाने वाले हैं। डॉक्टर आलाप शाह इज़ हियर और मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि उन्होंने अपना नॉलेज इतने सारे लोगों के साथ शेयर करने के लिए वक्त निकाला है। मेक श्योर आप एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप फिट भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर अभी कर दीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट भी मिस ना करें। एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी इसे आप ज़रूर सुन सकते हैं। आइए साथ में मिलके स्पाइनल हेल्थ के बारे में एजुकेशन पाते हैं और इस देश को, समाज को आगे लेकर जाते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। आपका लास्ट पॉडकास्ट हमें इतना अच्छा लगा कि एक और टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात कर लेते हैं। वेलकम डॉक्टर आलाप फॉर अ स्पेशल पॉडकास्ट ऑन स्पाइन हेल्थ। पहले तो आप ये बताइए कि स्पाइनल के इश्यूज इतने सारे क्यों बढ़ चुके हैं अचानक से? जैसे जब भी पहले के टाइम में कोई भी स्पाइन के पेशेंट्स आते थे तो कैटेगरिकली उसके कॉजेज में 3-4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्टर था एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर, दूसरा फैक्टर था लाइफस्टाइल एंड पोस्चर, तीसरा फैक्टर था मेडिकल डिसीज, चौथा फैक्टर था ट्रोमा एक्सीडेंट। सो मेडिकल डिसीज में क्या आया तो कि भाई कोई ऑटो इम्यून स्पाइन कंडीशन है, ट्रोमा यानी एक्सीडेंट हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस टाइप का। ओके, यू आर एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ थिंग्स। तो ऐसे 3-4 बिगर क्लासिफिकेशंस थे। तो आप सोचो पहले के जमाने में ऐसा था कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम वाले ज्यादा आते थे। आज इन चारों क्लासिफिकेशन में से टॉप रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम रेट करें तो बिगेस्ट रीजन इज लाइफस्टाइल एंड पोस्चर। वाओ। सो जो गड़बड़ लाइफस्टाइल एंड पोस्चर में हुई है उसी वजह से स्पाइन के इश्यूज बढ़ रहे हैं। जैसे हाउ टू सीट, हाउ टू स्टैंड, हाउ टू वॉक, हाउ टू ड्राइव, how to work on computer, mobile, how to lift, how to shift, how to push, how to pull, how to drive, how to do exercise, how to do yoga. ये पूरा एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक से होना चाहिए। वी अंडरस्टैंड कि हम सब रोबोट्स नहीं है, बट एक आइडियल गाइडलाइन जैसा भी कुछ होता है और उससे जितना नजदीक रहे तो वो हमको प्रॉब्लम से बचाते हैं। उससे जितना उस चीज में जितने केयरलेस होते हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ता है और उसी वजह से आज ये प्रॉब्लम आज के टाइम में सबसे ज्यादा बढ़ गया है। सो व्हेनेवर अ पर्सन वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर फॉर मोर देन फ्यू आवर्स ही इज बाउंड टू एंटर द विशियस साइकिल ऑफ वर्क रिलेटेड स्पाइन इश्यूज। एंड आज सेडेंटरी एंड डेस्क जॉब की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया। मुझे आई थिंक ये भी लगता है कि कहीं न कहीं मसल जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि वो बैठे रहते हैं और कोई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ नहीं करते हैं और फैट एक्यूमुलेट हो रहा है। तो फैट का बढ़ना, मसल का कम होना भी कहीं न कहीं जॉइंट को लोड दे रहा है, क्योंकि लोड मसल पे नहीं जा रहा है, मसल है ही नहीं। तो कहीं जॉइंट यानी स्पाइन के ऊपर भी 100%। हमारी पूरी जो सिस्टम होती है वो हुँ, मसल्स, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू, कुछ जॉइंट से सपोर्टेड होती है। हुँ, बट जब भी मसल वीक होते हैं तो लोड अदर टिश्यूज पे आता है, वेरी डिस्क के ट्रू। ऊपर, लिगामेंट्स के ऊपर। हुँ, बट मोरली सिटिंग की जो बात आपने करी कि हुँ, सिटिंग में फैट बढ़ रहा है, मसल कम हो रहा है, वो हुँ, फैक्ट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइन के, नेक या बैक पेन के बिगेस्ट रीजंस को अगर आप डिस्कस करो हुँ, तो सिटिंग इज द बिगेस्ट कल्प्रिट वर्ल्ड वाइड। हुँ, नंबर वन रीजन बैक पेन के लिए सिटिंग को माना जाता है। सो इफ देर आर टू मेजर कॉजेज, हुँ, सिटिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, सिटिंग टॉप्स एज द फर्स्ट रैंकिंग रीजन वाओ! for back pain. So prolonged sitting and wrong sitting are हुँ। the key factor for all spine related issues. वाओ! सो प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग जो है, अगर आपको एक गाइडलाइन देना हो कि कितने घंटे से ज़्यादा आपको बैठना ही नहीं है? घंटे की बात नहीं करते हैं, हुँ। मिनट्स में आ जाते हैं। तो आइडियली वी मस्ट ट्राई एंड चेंज आवर पोस्चर एवरी 20 to 30 मिनट। इट डजेंट मीन कि हमारा काम का डिस्ट्रैक्शन करना है। हम 30 मिनट काम कर रहे हैं, हुँ, हमारे डेस्क पे ही हम खड़े हो जाए, 30 सेकंड खड़े रहे, वापस बैठ गए। यू कैन रिमेंबर द रूल ऑफ 30-30। हुँ, एवरी 30 मिनट्स यू टू चेंज योर पोस्चर फॉर 30 सेकंड्स। हुँ, अगर आप 30 मिनट बैठे हो तो 30 सेकंड के लिए खड़े हो गए। आप 30 मिनट साइड पे खड़े हो तो 30 सेकंड के लिए बैठ गए। अगर आप 30 मिनट के बाद जरा 1 मिनट राउंड भी ले लोगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। यू मस्ट चेंज योर पोस्चर एवरी 20 to 30 मिनट्स। उसके पीछे बहुत ही डिटेल्ड साइंस है, वो भी हमें जब चांस मिलेगा डिस्कस करेंगे। एब्सोल्युटली। और अभी जब पॉडकास्ट के बीच में थोड़ा वक़्त मिला था, हम भी थोड़ा वॉशरूम ब्रेक लेने के लिए, वाटर ब्रेक लेने के लिए थोड़ा ब्रेक ले लिया। वैसे कोई भी एक्सक्यूज़ेज़ लोग देते रहते हैं कि हमारा तो काम ही ऐसा है कि बैठे ही रहना है। बट आई थिंक आपसे हमें राह नहीं देखनी है कि डॉक्टर बोल दे कि अब बेड रेस्ट है 10 दिन का। हम एक्टिवली अपने आप को प्रोएक्टिवली काम करें और हर 30 मिनट्स या 45 मिनट या जितना हो सकता है एटलीस्ट वहाँ से शुरू करें। तो आज लॉन्ग टाइम जब 10 टू 6 का जॉब है, 9 टू 5 का जॉब है, तो कॉन्स्टेंटली लोग बैठे रहते हैं। उसमें क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि खड़े होना ही एक ऑप्शन है, या फिर वो बैठे-बैठे चेयर पे स्ट्रेच करे वो भी चलेगा? सो 3 ऑप्शन है आपके हुँ, पास। तो बेस्ट ऑप्शन इज आप खड़े होके वॉक करके वापस आ जाओ 30 ओके। सेकंड। बहुत सारी सिस्टम को फायदा करेगा, डाइजेस्टिव को भी करेगा, हुँ, ब्रीदिंग को भी करेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, सब मूड भी सब अच्छा बहुत। होगा। सेकंड इज सिर्फ खड़े रहे, इतना ही कंप्यूटर पे फोकस करना है तो खड़े खड़े काम हो गया। एंड थर्ड, अगर कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे मैं ये बैठा हूँ तो मेरी सीटिंग पोजीशन में ही मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ स्पाइन को हुँ, और फिर वापस मेरे सपोर्टेड पोस्चर में आ जाओ। फ्लेक्शन में तो बैठना ही नहीं है, क्योंकि जितना फ्लेक्शन मतलब स्लाउच ऐसे। पोस्चर में हम बैठेंगे उतना हमारी लोअर बैक के पीछे के स्ट्रक्चर्स पे लोड आएगा। ओके, सो नंबर वन, वॉक 30 सेकंड्स, स्टैंड 30 सेकंड, इफ नॉट 10 to 20 सेकंड्स के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा मूव करके ओके, वापस रिलैक्सिंग पोजीशन में आओ। नॉट कंप्लीटली रिलैक्स, वी कॉल इट एज अ रिलैक्स्ड इरेक्ट पोस्चर। इट इज इरेक्ट येट रिलैक्स्ड। क्योंकि वाओ! पूरा इरेक्ट जो आप बोलो योगी वाला, वो तो सबसे नहीं होगा ना, हुँ, क्योंकि हमको काम भी करना है। हुँ, सिर्फ बैठने का ही जॉब होता है कि 8 घंटा बैठने का सैलरी मिल रहा है, तो अभी हम 8 घंटा टट्टर नहीं बैठ पाते। तो हमको राइट। तो बैठने के अलावा आगे काम भी करना है। राइट, सो रिलैक्स्ड इरेक्ट पोस्चर, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, जो मैक्सिमम आपको करना चाहिए। ओके, तो प्रोलॉन्ग सिटिंग की बात कर ली, अब पुअर पोस्चर ऑफ सिटिंग की बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और कैसे उसे सुधारें, कैसे बैठना? सो प्रोलॉन्ग सीटिंग में जनरली हम थोड़ी देर बैठने के बाद हमारे बटक्स आगे स्लाइड हो जाते हैं, धीरे धीरे हम स्लाउच होने लगते हैं। ये सबका कॉमन, हम काफ़ी कंपनी में कंसल्टेंट है, तो हमारा जब अर्गोनॉमिक्स का राउंड होता है पोस्ट लंच, तो आप देखो तो आधे से ज़्यादा पब्लिक पूरी स्लाइड हो गई है। तो मतलब ऐसे करके बैठते हैं। एब्सोल्युटली हाँ, स्लाउच पोस्चर जो हमको राइट, अवॉइड करना है। राइट, बेसिक रूल्स हम याद रखें। बटक्स हैज टू बी एट द बैक ऑफ द चेयर, जितना आप ओके, पीछे ले जा सके बटक्स को टच कर देना ओके, है, सो हिप्स चेयर के साथ टच करके रखना है। करना ही। और वो बार बार स्लाइड होता रहेगा, हमको पीछे आते रहना है। हम्म, हिप एंड नी हैज टू बी एट द इक्वल लेवल। ओके, नी कैन बी लोअर देन हिप, बट नी शुड नेवर बी हायर देन हिप। फुट शुड बी वेल सपोर्टेड ऑन द ग्राउंड। सो हिप हिप के ऊपर नी नहीं होना चाहिए, आप नहीं, ऐसा हिप बता ऊपर चलेगा, नी स्लाइड नीचे चलेगा, हिप और नी एक लाइन में भी चलेगा, रहे? ओके, बट नी के ऊपर, हिप के ऊपर नी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? इससे क्या होगा? क्योंकि जैसे ही आपको पता है वो, आप एक छोटा सा वो बैठने का आता है, क्या बोलते हो,
जिसके अंदर आप बैठ के पूरा अंदर चले जाते हो, जैसे हाँ, डनलॉप का बीन सोफा बैग है, जैसा। बीन बैग्स, बहुत हाँ। परफेक्ट वर्ड। तो जैसे ही आप उसमें बैठते हो तो क्या होता है, जब नी का लेवल हिप से आगे जाता है तो हमारी लंबर स्पाइन फ्लेक्शन में आ जाती है। इट इज इफेक्ट ऑफ हिप फ्लेक्शन ऑन द लंबर स्पाइन। ओके, तो क्योंकि लंबर में जब फ्लेक्शन होगा तो वो हमारी डिस्क को पीछे की तरफ प्रेशर देना स्टार्ट कर देगी। गॉट इट। सो जो लोग इवन लंबे समय तक रात को मूवी देखते हैं बीन बैग पर बैठकर, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्यूट। देखो, एक हॉबी की बात अलग है, हम्म, हम किसी की लाइफ को मेजर रिस्ट्रिक्ट करने का पर्पस नहीं रखते, बट हम रोज के इतने सारे बैक पेन पेशेंट देखते हैं हम्म, और तब पता चलता है कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। एब्सोल्युटली, लोग एब्सोल्युटली, बोले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट आई से प्रिवेंशन इज ओनली ओनली क्योर। क्योर। उसको ही तो, अगर कोई यंग बंदा है, उसको एकदम अच्छा लगता है बीन बैग पे और 20 मिनट बैठ गया, तो मैं उसको रोकना नहीं चाहूंगा, बट देन लेट्स मेक श्योर कि वो 20 मिनट बाद खड़ा होके 5-1 मिनट खड़ा रहे, तो उसको वो बैलेंस कर रहा है अपने लोड को। और एक सर्टन समय के बाद, उम्र के बाद तो वो अवॉइड ही करे 100%, इसका क्योंकि वो इस्तेमाल बहुत ही करना। गलत पोस्चर है। एक हमारा रूल है, हमारी एक सिस्टम है मिशनल में, कि आप ऐसी सरफेस सिटिंग के लिए चूज करो जो खुद आपको सपोर्ट दे पाए। अगर सरफेस ही बाउंस हो रही है या सरफेस ही कोलैप्स हो रही है तो वो आपकी कमर को सपोर्ट नहीं दे पाएगी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ठीक है। सो आपने पहला स्टेप बताया कि हिप चेयर के साथ टच होना चाहिए, फिर दूसरा Hip and knee at the same level, or Hip knee and- can be little lower than hip. ओके, Foot should be supported फुट सपोर्टेड मतलब हवा on में the ground. लटकते हुए नहीं नहीं होने चलेगा चाहिए, ना, क्योंकि पेल्विस पे ट्रैक्शन करते हैं। या तो जमीन पे या तो फिर आप कुछ रखिए रखिए, स्टूल अगर जैसा। आपकी हाइट कम है तो वो मैनेज Right. कर सकते हैं। वर्क स्टेशन मॉडिफिकेशन एंड वर्क स्टेशन एडजस्टमेंट इज ऑल्सो अ टास्क। आप सिंपल चीज सोचो, मुझे क्वेश्चन बताओ, आपको अगर एक नई कार लेनी है या नया मोबाइल लेना है तो थोड़ा सा सर्च करोगे कि नहीं, टाइम दोगे उसके पीछे। करेक्ट। एक कार लेनी है तो 2-3 कार की टेस्ट ड्राइव करोगे। इमेजिन उस कार में आप सिर्फ 20-20 मिनट्स ट्रैवल करते हो या 2 आवर्स ट्रैवल करते हो। वर्क स्टेशन इज सो इम्पोर्टेंट, जिसके ऊपर आप 8 to 10 आवर्स डेली फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ काम करने वाले हो। Beautiful. मुझे एक फनी इंसिडेंस याद आ रहा है। हमारे एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर फ्रेंड है, 30 ईयर से प्रैक्टिस में है। उन्होंने 30 साल पहले एक चेयर और टेबल पे अपनी प्रैक्टिस चालू करी। 30 साल बाद भी मैं जब उनको देखता हूँ तो उनका टेबल तो लकड़े का वहाँ है, चेयर पूरी नीचे चली गई है। तो हम जब उनको मिलने जाए तो साहब को ढूंढना पड़ता है कि वो कहाँ चले गए। अरे सो दिस इज द लेवल ऑफ इग्नोरेंस अनफॉर्चुनेटली हैपनिंग इन ओ दिस माय सोसाइटी। गॉड, ओ माय गॉड। और लोगों को लगता है इसमें क्या बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उसके ऊपर 8 आवर्स पूरी लाइफ रहने वाले हो। ओके, ठीक है। उसके अलावा हाथ का भी सपोर्ट अगर है तो अच्छा सो है। वो एक अलग, फिर अपर बॉडी का आपका फोरआर्म सपोर्टेड हो, नेक न्यूट्रल हो, स्क्रीन के लेवल्स प्रॉपरली अलाइंड हो, जिससे नेक को टू मच फ्लेक्शन या एक्सटेंशन में ना जाना पड़े, एक कंप्यूटर का 1 आर्म डिस्टेंस हो। These are Okay. some very important rules, and in between working also you can keep changing the neck and lower back posture, and also keep closing and opening eyes so that eyes don't get dry constantly looking at the screen. यस, हमने एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ एक बहुत ब्यूटीफुल पॉडकास्ट किया था। उन्होंने ये सेम चीज बताई थी कि एक्चुअली ड्राई आईज प्रॉब्लम कर It's देता है, biggest बिकॉज CRI. क्योंकि आप जब स्क्रीन के सामने देखते हो ना, ब्लिंकिंग कम हो जाता है, तो उसकी वजह से एंड आपको पता होगा जो भी फ्लूइड रिलीज होता है आइस को वेट रखने के लिए, वो मूवमेंट के साथ होता है। करेक्ट। तो अगर हम कोई भी मूवमेंट किए बिना 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर कॉन्स्टेंटली स्टेयर कर रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, तो वो ड्राई होने लगेगा। एब्सोल्युटली, ओके। हम जब पोस्चर की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पोस्चर का तब आता है जब मोबाइल का इस्तेमाल होता है। तो आप बताइए क्या अवॉइड करना चाहिए व्हाइल यूजिंग फोन, क्या गलत है और क्या सही है। सो ये मेरा नेक न्यूट्रल पोस्चर है, और ये मेरा नेक फ्लेक्शन पोस्चर है, और ये मेरा नेक एक्सटेंशन पोस्चर है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम मोबाइल पे लंबा काम कर रहे हैं तो हमारा नेक फॉरवर्ड बेंड में ही होगा, करेक्ट। और वो लंबा ड्यूरेशन होने से उसकी खुद की इफेक्ट सर्वाइकल के मसल्स पे, सर्वाइकल के लिगामेंट्स के, सर्वाइकल की डिस्क पे काफ़ी सारी उसकी इफेक्ट, उसका वेट, उसका रेशियो पूरा बढ़ जाता है। देयर इज अ होल न्यू टर्म कॉल्ड एज टैक्स नेक सिंड्रोम। करेक्ट। लंबा मोबाइल यूज करने की वजह से नेक पे आने वाली असर, जिसमें नेक पेन से लेके आर्म पेन से लेके हेडेक से लेके काफ़ी सारे पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज होते हैं। सो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल अननेसेसरी मोबाइल यूज कम करे, पहला तो वो काम है। बट ठीक है, हम फिलोसॉफी पे नहीं जाए, सामने वाला बोले कि भाई मेरा मोबाइल यूज मेरी ज़रूरत, तो उसको आइडियल पोजीशन बताए कि भाई तू नेक को न्यूट्रल रख के मोबाइल को होल्ड कर, फिर इस पार्ट पे लोड आएगा। सो इन दैट केस आपको लंबा अगर कंप्यूटर पे काम करना है तो उसको एक ऐसी सरफेस पे रख दो जहां आप अपने नेक को न्यूट्रल रख सको। ओके, सो नेक फॉरवर्ड न्यूट्रल बेंडिंग के, रखना हाँ, और पहला। आदमी
आपको पता है आज के सर्वे के हिसाब से लोग 4 आवर्स 6 आवर्स मोबाइल पे रहते हैं, जिसका कुछ लोग उससे भी बिजनेस नहीं है ज्यादा। मोबाइल पे, उसको तो हाँ उससे भी ज्यादा, ये तो बेयर हाँ मिनिमम बात कर रहा हूँ, हाँ। और जिसका मोबाइल पे बिजनेस नहीं है, सो इट इज टेकिंग बिग टॉल ऑन द हेल्थ ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। वेरी तो पहले के जमाने में क्या था पता है, हमारी स्पाइन इश्यू में नंबर 1 में बैक पेन आता था, नंबर 2 में नेक पेन आता था, आज दोनों इक्वल हो गए। वाओ। सो नेक पेन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है। मैं कॉमेडी में थोड़ा फन करके अपने प्रोग्राम में ये कहती हूँ कि सालों तक हमारी पूंछ रही, पूंछ का इस्तेमाल नहीं किया तो पूंछ गायब हो गई। मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे फ्यूचर जनरेशन में ऐसे पैदा होंगे जिनकी नेक ही नहीं होगी, क्योंकि हम यूज ही नहीं कर रहे, ऊपर देख ही नहीं रहे, सिर्फ एक ही पोजीशन में रख रहे हैं। इस पॉइंट से मैं आपको और सब व्यूअर्स को रिमाइंड करना चाहूंगा कि ऊपर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नीचे ही देखते रहते हैं। आप जिसको ऊपर देखना बोलते हो उसको हम मेडिकल स्पाइन लैंग्वेज में एक्सटेंशन बोलते हैं। बहुत जेंटल तरीके से दिन में 10 बार सुबह शाम सर्वाइकल एक्सटेंशन होने ही चाहिए, बिकॉज फ्लेक्शन इज इनएविटेबल। तो करेक्ट। उससे आने वाले लोड को बैलेंस करने का एक ही रास्ता है, एक्सटेंशन। आई रिमेम्बर एक बार हमने बात करी थी और आपने एक बताया था टेक्निक कि आप उंगली को पीछे रखो इस तरह से और फिर ऊपर देखो। यस एज यस फार यस, एज आई सेम रिमेम्बर। सेम सेम। सो इसको धीरे से ऊपर देखना है हाँ। और धीरे से वापस न्यूट्रल तक आना है। जब हम प्योर एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको न्यूट्रल एक्सटेंशन, फ्लेक्शन में हमको नहीं जाना है। ओके, तो ये कोई भी फ्लेक्शन में तो इंसान already कोई कर भी सकता इंसान, है। बट फिर भी कुछ ऐसे केसेस है हाँ। जिसमें सिवियर डिजनरेशन हो, वर्टेब्रल बेसिलर इनसफिशिएंसी, जहाँ ऊपर जाने वाली आर्टरी पे किंक होता हो, तो कुछ कॉजेज है, कॉर्ड कंप्रेशन हो, वहाँ ये नहीं करना चाहते, तो हम जनरलाइज नहीं करेंगे। जिसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए हम जनरलाइज कर लेते हैं। ओके ओके, ठीक है। सो जिनको प्रॉब्लम नहीं है दे कैन उनको स्टार्ट सिर्फ डूइंग इट। ऐसे हाथ रखते हुए 10 काउंट करे हर ऊपर रोज। जाए, होल्ड नहीं करना है। होल्ड नहीं करना है। Yes. हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। 10 काउंट करे पर होल्ड के बिना, ओके, सो और ऊपर बहुत देखकर जेंटली न्यूट्रल। परफॉर्म करे। ठीक है, जेंटली धीरे धीरे करे, बिकॉज नेक का और मामला। उसमें किसी को भी गिडीनेस फील हो, किसी हाँ, को क्या मतलब होगा, चक्कर आना। कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल फीलिंग हेड में लगे तो वो स्टॉप कर दे। ओके, परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि किसी को सर्वाइकल वो फीलिंग कभी आ जाता है, वो पूरा एक चक्कर उसका वाला। सिस्टम है। हाँ। डिजनरेशन की वजह से ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म होते हैं, और जो वर्टेब्रल आर्टरी हमारी वर्टेब्रा से पास होकर ब्रेन तक जाती है, एक्सटेंशन पोजीशन में उसके ऊपर किंक होता है, तो ट्रांजिएंट ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होता है, तो हमको गिडीनेस लगता है। ओके इट्स कॉल्ड एज VBI, दैट इज वर्टेब्रो बेसिलर इनसफिशिएंसी। ओके, ठीक है। मैंने कहीं ये भी पढ़ा था, सीखा था कि एक्चुअली आपका लोअर बैक प्रॉब्लम शुरू होता है सर्वाइकल से। इवन साइटिका का प्रॉब्लम बहुत बार हो सकता है कि सर्वाइकल पोस्चर गलत है, उसकी वजह से वो नीचे आ रहा है। तो क्या ये सही है, गलत है, या कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट पार्ट है। ओके। मैं आपको थोड़ा स्पाइन स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ह्यूमन स्पाइन हैज गॉट 33 वर्टेब्रे, सर्वाइकल यानी नेक में 7, अपर बैक यानी पीठ में 12, लोअर बैक यानी लंबर में 5, एंड सैक्रोकॉक्सिजल यानी बटक्स में 9। सो 33 मणकों से हमारी स्पाइन बनती है। उसमें आपको ये ध्यान रखना है, हमारा ब्रेन जो है उसमें से स्पाइनल कॉर्ड आता है और उसमें से नर्व्स बाहर आती है। तो गर्दन में से जो नर्व्स बाहर आती है वो हमारे अपर एक्सट्रीमिटी में सप्लाई करती है, और कमर में से जो नर्व बाहर आती है वो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी में सप्लाई करती है। ओके। तो अगर कमर की स्लिप डिस्क सयाटिक नर्व पे प्रेस करे तो पाँव में आने वाले सिम्टम को सयाटिका बोलते हैं, और गर्दन की स्लिप डिस्क अपर एक्सट्रीमिटी की नर्व पे कंप्रेस करे तो हाथ में आने वाले सिम्टम को ब्रेकियाल्जिया या रेडिएशन बोलते हैं। सो सर्वाइकल हाथ में सिम्टम देता है, लंबर पाँव में सिम्टम देता है, ये दोनों टोटली सेपरेट पार्ट है। ओके, सो दोनों का लेना देना नहीं है, कुछ लिंक ही नहीं है। ओके। सो अगर किसी को लेट्स से आज लोअर बैक का इश्यू, L5 L4 सर्जरी तक जाना, या स्लिप डिस्क हो जाना, डिस्क बल हो जाना, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो आपके हिसाब से सबसे टॉप मोस्ट प्रॉब्लम कौन सा आ रहा है? जैसे कोई भी स्पाइन के पेशेंट आया ना, तो हम उसको बहुत डेप्थ में जाते हैं कि भाई इसका कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, या पोस्चरल का प्रॉब्लम है, या तो फिर स्पाइन के एक कॉम्प्लेक्स को हम पकड़ ले, जैसे मणका होता है, गद्दी होती है, फैसेट जॉइंट होता है, नर्व्स होती है, लिगामेंट्स होती है। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि मणका खिसक रहा है, गद्दी बल्ज हो रही है, स्लिप डिस्क, उसके हर्निएशन के स्टेजेस होते हैं, फैसेट में हाइपरट्रॉफी हो रही है, नर्व पे प्रेशर है, कैनाल डायमीटर नैरो है, तो हम डायग्नोस करते हैं कि भाई व्हाट इज द सोर्स ऑफ पेन इन दिस पर्टिकुलर पेशेंट। द मोस्ट आइडियल मेथोडोलॉजी इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उससे हम काफी हद तक असेस कर लेते हैं। अभी आप एक सर्वे देखोगे ना, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में शायद रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं, और इवन आप प्रेस करके और थोड़ा सा क्लिनिकल एग्जामिनेशन में पहले तो एक हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है।
लोग आज सुनते नहीं हैं। एज ए डॉक्टर हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है लिसनिंग। अगर हम प्रॉपर हिस्ट्री लें ना तो हमारा आधा काम हो जाता है। वाह। तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपने जैसे बताया कहाँ पे पेन हो रहा है, कौन से स्ट्रक्चर अफेक्ट है, उसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं। देर आर वेल प्रूवन बैटरी ऑफ टेस्ट जो बहुत ही साइंटिफिकली स्ट्रॉन्ग एविडेंस है उसके। वो टेस्ट करके हम विदाउट एनी रिपोर्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि इस पेशेंट को टेंटेटिवली ये प्रॉब्लम है। ओके। अगर उस प्रॉब्लम की मात्रा ज्यादा ना हो तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कराते। वेट लॉस की हिस्ट्री ना हो, फीवर की हिस्ट्री ना हो, इन्फेक्शन रूल आउट हो गया तो ये मैकेनिकल प्रॉब्लम है। ओके। और उसमें सीवियरिटी बहुत ज्यादा हो तो हम एक्सरे एमआरआई तक जा सकते हैं। ओके। एक्सरे और सीटी स्कैन बोन्स को स्टडी करते हैं, एमआरआई डिस्क को, लिगामेंट को, स्पाइनल कॉर्ड को और नर्व को स्टडी करता है। तो हम एज अ स्पाइन स्पेशलिस्ट क्या स्टडी करना चाहते हैं उसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करके कंक्लूजन पे आते हैं। ओके ओके, ठीक है। सो आप बता रहे थे कि सबसे बड़ा आप पहले चेक करते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और फिर उस हिसाब से आप उनको गाइड करते हैं। सो नंबर 1 प्रॉब्लम कौन सा होगा जो डिस्क। सबसे ज्यादा? डिस्क। डिस्क इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन ह्यूमन स्पाइन। इसको क्या है ये इंटरवर्टेब्रल exactly? डिस्क बोलते हैं। Okay. यानी हर मणका जो एक कड़क स्ट्रक्चर है उसके बीच में एक सॉफ्ट डिस्क है। डिस्क के सेंटर में न्यूक्लियस पल्पोसस नाम का जेल है और उसकी आउटर कवरिंग एन्युलस फाइब्रोसिस है। Okay. तो उसका काम है कुशनिंग, शॉक एब्सॉर्प्शन, वॉट एवर जर्क इज कमिंग ऑन ह्यूमन बॉडी इज वेरी वेल एब्सॉर्ब्ड बाय दिस डिस्क। सो दो वर्टेब्रे जो है वो एक दूसरे के साथ घिसे नहीं, उसके लिए वो उसके डिस्क लिए दिया भी गया है। और पूरे दिन में आप जो भी टास्क कर रहे हो, आप बाइक पे चला रहे हो, आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, आप लंबा समय बैठे हो, आपने कुछ लिफ्ट किया, तो जो भी लोड ह्यूमन बॉडी पे आते हैं उसको डिस्क एब्सॉर्ब कर लेता है। तो सबको बचाना उसका काम है, तो उसको भी कुछ इफेक्ट होगी लॉन्ग टर्म में। तो ऐसा माना जाता है कि 100 में से 100 पेशेंट बैक पेन के है तो 80 पेशेंट में कहीं ना कहीं डिस्क इन्वॉल्व होगा। ओह वाओ। भले उसकी मात्रा कम होगी, कोई और भी रीजन होगा, बट आप इवन विदाउट लुकिंग एट द रिपोर्ट डिस्क थोड़ा सा तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। बस उसकी सिवियरिटी डिक्टेट करती है कि आप कौन सी कैटेगरी में। जैसे आपका और मेरा एमआरआई करा है तो शायद स्लाइट डिस्क बल्ज आएगा, बट वो डिस्क बल्ज नॉन सिग्निफिकेंट है बिकॉज वो कोई भी स्ट्रक्चर को प्रेशर या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। फिर उसकी साइकिल शुरू होती है। ओह वाओ, ठीक है। तो आज ये डिस्क का प्रॉब्लम जो आपने बताया कि ज़्यादातर 100 बैक पेन पेशेंट को देखेंगे तो 80 लोगों का प्रॉब्लम होगा। क्यों है ये प्रॉब्लम? क्या अगेन सिटिंग की वजह से? रॉन्ग पोस्चर, प्रोलॉन्ग पोस्चर। आप लंबा बैठते हो, आप गलत बैठते हो, आप सुबह में उठते ही अपना दिन स्टार्ट करो तो सीरीज ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग एपिसोड। आप पहले ही क्या करोगे, भगवान के दर्शन तो फॉरवर्ड बेंड किया, चलो चल गया। फिर क्या करोगे, ब्रश करोगे, फॉरवर्ड बेंडिंग आ गया। सो ऐसे सीक्वेंस ऑफ फॉरवर्ड बेंडिंग होते हैं। फिर आप ऑफिस जाते हो कार में, बाइक में तो लॉन्ग सीटिंग होता है, गलत पोस्चर। ऑफिस आके बैठे रहे, शाम को सोचा थोड़ा जिम जाता हूँ, जिम जाके अगर पोस्चर का ध्यान नहीं रहा तो साइंटिफिक गाइडलाइन में करते हो तो फैंटास्टिक है। तो ऐसे पूरे दिन के जो पोस्चर की मिस्टेक होती है दैट फाइनली लीड्स टू दिस इश्यूज। ओके। और इवन इसमें लोअर बैक पेन भी आ गया कि लोअर जितने बैक लोगों पेन भी को आ गया, नेक भी आ गया। सीटिंग से ज्यादा हम लोअर बैक को होता है। ओके ओके। अब बैक पेन जितने लोगों को भी है, जो लोग सुन रहे हैं, घर पे कुछ कर सकते हैं वो उसे प्रिवेंट करने के लिए, या ऑलरेडी हो चुका है तो उसको रिवर्स करने के लिए? सबसे पहले जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए जैसे हमने नेक का एक्सटेंशन आपको बताया, ऐसा लोअर बैक का एक्सटेंशन भी वो कर सकता है। ओके, वो वो कैसे बहुत होगा? साइंटिफिक, जैसे उल्टा लेट के 2 हाथ प्लिंथ के ऊपर रख के हल्का सा ऊपर की तरफ आना है। भुजंगासन भुजंगासन जैसा? में थोड़ा बहुत हाई रेंज हो जाता है। Okay, सो half. इनिशियली थोड़ा सा हाफ और बहुत जेंटल तरीके से उसको पंपिंग मैकेनिज्म से करना है, होल्ड नहीं करना है। वो एक स्टार्ट करे बिगिनर के लिए। Okay. दूसरा, पोस्चर चेंज करने की हमने जो बात की वो सबसे कंपलसरी चीज है। तीसरा, बैक स्ट्रेंथनिंग। चौथा, कोर स्ट्रेंथनिंग। कोर के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सब बेसिक चीज है। नो, जिस पेशेंट को प्रॉब्लम है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर ग्रुप ऑफ पेशेंट जिनके लिए भुजंगासन इज हार्मफुल। हाँ, किसे नहीं करना चाहिए जैसे भुजंगासन? कैनाल के डायमीटर नैरो हो गए, मणका आगे खिसक गया है। हमारा एक डॉक्टर पेशेंट था, केरला का एमबीबीएस डॉक्टर, जिनका मणका अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 25% आगे खिसक गया था। फिर वो 1 साल बाद यहाँ मुझे दिखाने आए कोई पीडियाट्रिशियन के रेफरेंस से, और मैंने देखा तो मणका 50% आगे खिसक गया था। सो ज्यादातर केस में अगर किसी पेशेंट का ग्रेड 1 स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस यानी 25% मणका आगे खिसक रहा है तो वो
5 साल तक भी ग्रेड 1 ही रहेगा अगर वो केयर करेगा, तो 1 साल में ग्रेड 2 कैसे हो गया? तो मैंने उसको हिस्ट्री लिया, तो उसने बोला कि कोई केरला में कोई जगह पे उसको भुजंगासन के रोज के 100 काउंट करने के लिए दे दिए, तो इन अरे दैट केस बाप इट रे। टर्न टू बी डिजास्टर फॉर हर। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि कौन सी कंडीशन है उसके हिसाब से पूरा सिस्टम डिसाइड होता है। इट इज Wow. नॉट अ रैंडम थिंग, वाह। इट्स So अ वेरी हाईली even- स्पेशलाइज्ड साइंस। जी, जो एक्सरसाइज भी करते हैं, योगा भी करते हैं, उनको भी ध्यान से अपने करंट कोई कंडीशन है, कोई चैलेंज है हेल्थ में, कोई स्पाइनल इश्यू है, कोई भी किस्म का इश्यू है, उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। योगा इज फैंटास्टिक कंसेप्ट ऑफ इंडिया गिवन टू द वर्ल्ड, एंड वी ऑल एनकरेज एंड मोटिवेट एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन सच फिजिकल एक्टिविटीज। बट किसके लिए क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई मिथ है कि नेक पेन है तो सर्वांगासन करो या शीर्षासन करो। शीर्षासन तो सोच भी नहीं सकते अगर नेक पेन है तो, जी, क्योंकि वहाँ डिजनरेशन है, डिस्क नजदीक आ रही है, आप Absolutely. उसको और प्रेस कर रहे हो। या तो किसी को बहुत खराब स्लिप डिस्क है और कपालभाति कर रहा है, सो वी तो हैव टू कपालभाति नहीं करना चाहिए कपालभाति क्योंकि वो करना चाहिए, पर उसको अगर वो ऐसे पैथोलॉजी है लोग तो नहीं करना चाहिए जिसके लिए वो इफेक्ट, क्योंकि वो प्रेशर एब्डोमिनल कैविटी में करेक्ट। बढ़ाता है। सो योगा इज फैंटास्टिक, बट नॉर्मल पर्सन जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो सब योगा स्टार्ट कर सकता है उसकी एज और कंडीशन के हिसाब से। राइट। अदरवाइज प्रॉब्लम वाले के लिए तो डेफिनेटली सब्जेक्टिव योगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के बाद एक टेलर मेड प्रोग्राम होगा। तो हमारे वहाँ भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद पेशेंट पहले योगा जाता था तो हम उसको एनकरेज करते हैं, डिस्करेज नहीं करते, बट हम सिर्फ उसका जो लिस्ट होता है ना उसमें यस नो टिक करके दे देते, सो दे आर वेरी क्लियर ऑन नाउ व्हाट दे हैव टू डू। दैट इज नाइस, दैट इज वेरी नाइस। सो डॉक्टर आलाप, आपने स्लिप डिस्क का इतना बड़ा बताया, कॉजेस बताए, चीजें बताई, बट रिवर्सल संभव है, और अगर यस तो कैसे? सो सबसे पहले स्लिप डिस्क का एक कंसेप्ट क्लियर कर ले कि स्लिप डिस्क स्पाइन के अलग अलग जंक्शन पे होता है। अगर सर्वाइकल में होता है तो उसके सिम्टम्स कहाँ आएंगे? अपर एक्सट्रीमिटी। करेक्ट। लंबर में होता है तो वो लोअर एक्सट्रीम में आता है। राइट। सयाटिका जो है वो कोई डिसीज नहीं है। हमारे वहाँ क्या होता है कि उसको रांझण बोल के मंत्रना तंत्रना वो सब चलता है। अभी भी ऐसे लोग आते हैं हाँ, आपके हाँ, पास? नहीं, लोग कहीं करवाते हैं, नहीं ठीक होता, दोरा वो दोरा धागा बांधा, ये वो हाँ। मक्के दाने ना, वो दिस टेक्निकली हम लोगों को एज अ मेडिकल साइंस एंड एज अ लॉजिकल जनरेशन टुडे where we know everything, everyone knows about everything, राइट। we must understand कि what is the root cause. तो अगर root cause is slip disc which is compressing the nerve and because of which we are getting symptom in the leg, तो हमको root cause को treat करना है। तो अगर slip disc अगर problem है तो slip disc reversal is the solution. So there is a fantastic concept we have been doing for 17 years now called as non-surgical slip disc reversal or non-surgical segmental spinal decompression. फॉर एग्जाम्पल अगर L4, L5 और L5, S1 की डिस्क बल्ज होके सयाटिक नर्व पे प्रेस करके सयाटिक नर्व का डैमेज क्रिएट कर रही है, तो हम कंप्यूटर गाइडेड मैकेनिकल डिवाइस के माध्यम से डिफरेंट पद्धति से L4, L5 या L5, S1 के वर्टेब्रल बॉडी को डिस्ट्रैक्ट करके नेगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं। उस नेगेटिव प्रेशर से डिस्क का जो बल्ज है वो थोड़ा सा रिवर्स होगा, थोड़ा सा रिवर्स होगा, तो वो नर्व पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो जैसे ही नर्व पे प्रेशर कम हो गया तो नर्व को होने वाला डैमेज हमने आगे बढ़ते हुए रोक लिया। एंड देयर इज फैंटास्टिक सेल्फ रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो, बिकॉज आपने उससे प्रेशर हटा दिया है तो उसका हीलिंग वापस स्टार्ट हो जाएगा। एंड वी ऑल्सो डू लॉट ऑफ बायोस्टिमुलेशन और जेनन और रैप्टर थेरापी, जहाँ बाहर से वी ट्राई टू हील द nerve, heal the soft tissues, heal the disc, so that aids the recovery. And then finally muscles को prepare करके posture पे ध्यान दे दे तो शायद मेरा 2011 का एक केनिया का पेशेंट मुझे याद आया, देविन शाह, वो जब हमारे पास लाया गया था 45 डिग्री फॉरवर्ड बेंट एंड साइड बेंट, आज उसको 13 इयर्स हो गए, मैरिज भी हो गए, फुटबॉल भी खेलता है। ही हैज नेवर कंसल्टेड मी फॉर दिस प्रॉब्लम, ही इज 100% ऑल राइट। हम रिपीटेडली मिलते हैं, नेक्स्ट मंथ भी जुलाई में हम उसके घर जा रहे हैं। तो मोरलिस अगर उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा ली, एक्सरसाइज फॉलो करी और पोस्चर फॉलो करा तो प्रॉब्लम भी वापस आने की संभावना निग्लिजिबल है। क्या बात है। बट आई थिंक स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम ऐसा है जहाँ पर घर पे बैठे बैठे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको एक एक्सपर्ट के पास ही आना पड़ेगा। स्लिप डिस्क को रिवर्स कर लेना तो हम देखो, कुछ पेशेंट ऐसा भी डिस्कस करते हैं कि सर घर पे कुछ हो सकता है, तो उस केस में मैं सोचता हूँ मैं आपको कुछ तो हेल्प कर दूंगा, जैसे कुछ अच्छे पोस्चर, कुछ लाइट एक्सरसाइज, कुछ ऐसी भी एक्टिविटी है साइंस की वर्ल्ड में, जैसे उस एक्सरसाइज की मदद से हम डिस्क बल्ज को स्लाइट रिवर्स कर सकते हैं। बट अगेन नर्व कंप्रेशन की मात्रा को देख के वो दिया जा सकता है, क्योंकि घर पे बैठ के सिम्टम में कुछ एग्जागरेशन या चेंजेस आए ना तो उसको कंट्रोल करना फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज देन ही इज
डेली सेल्फ डायरेक्टिंग हिमसेल्फ. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि एक एक्यूट फेज और थोड़ी सी सिवियरिटी वाले इश्यूज में हम उससे बाहर आ जाए. फिर सेल्फ केयर तो पूरी जिंदगी घर पे करना है. मेरा 15 साल पहले भी कोई पेशेंट ट्रीटमेंट ले चुका है. वो आज एक 75 ईयर दादाजी लॉयर 2009 में मुझे बोले, डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा तो ही मेरा दर्द जाएगा. आज 15 साल बाद वो आज भी 3 घंटा बेटे के साथ हाईकोर्ट जाते हैं. अरे वाह. इन 15 साल में ही नेवर नीडेड ट्रीटमेंट. तो उसके बाद तो सेल्फ हेल्प ही है. और सेल्फ हेल्प में है क्या? पोस्चर, एक्सरसाइजेस, कुछ गाइडलाइंस हम देते कि इस सिम्टम को ऐसे मैनेज करो, वो मास्टर ही आ जाती है. ओके. आपने बीच में एक शब्द कहा साइटिका. साइटिका आज बहुत सारे लोगों को वो परेशान कर रहा है और पहले नहीं था उतना ज्यादा, आज है तो वो बढ़ रहा है. उसका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. तो वो क्यों क्या वजह है उसकी? क्योंकि सायाटिक नर्व हमारे बटक से शुरू होके लेग में आने वाली लॉन्गेस्ट नर्व है ह्यूमन बॉडी का. ओके. नर्व के 2 डिवीजन होते हैं, मोटर एंड सेंसरी. मोटर ताकत देती है, सेंसरी सेंसेशन ले जाती है. जब डिस्क का लिक्विड बल्ज होके नर्व के ऊपर प्रेशर कर रहा है तो नर्व का ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज होता है, तो नर्व डैमेज होने लगती है. उसकी वजह से वो सिम्टम बैक में ना रह के पाँव में आ जाता है. सो एग्जाम्पल, कोई पेशेंट बोलेगा मुझे पाँव में हैवीनेस लग रहा है, कोई बोलेगा टिंगलिंग नमनेस हो रही, कोई बोलेगा बहुत पेन हो रहा है, मैं नहीं टॉलरेट कर पा रहा हूँ. और एक्सट्रीम केसेस में लेग्स में वीकनेस चालू हो जाती है. सो सायाटिका कैन बी ए सिंपल पेन इन दी लेग्स टू वीकनेस इन दी लेग. तो वो पूरी एक सिम्टम की उसकी स्टेज बाय स्टेज क्लासिफिकेशन रहती है. तो जैसे ही हम डिस्क बल्ज को रिवर्स करेंगे सेगमेंटली, अगर L4 L5 हो तो हम L4 L5 पे ही हाईएस्ट फोकस करेंगे. और वो डिस्क बल्ज रिवर्स होने लगेगा तो नर्व का प्रेशर कम होगा. तो सायाटिक नर्व का प्रेशर कम होते ही सायाटिक नर्व का वापस एक्टिवेशन और कंफर्ट अच्छा. लेवल आने लगेगा. पर ये अगर कोई प्रिवेंट करना चाहता है तो उसको क्या ध्यान रखना? डेली बैक एक्सरसाइज बैक एक्सरसाइज एंड डेली ergonomics पोस्चर फॉलोइंग. आप अगर ergonomics posture following मतलब जो अभी हमने बात बैठने किया की कि बात बैठा और नहीं, कैसे. उससे भी बियॉन्ड आप ड्राइव कैसे करोगे, हम्म. आप ऑफिस में कैसे बैठोगे, आपका लिफ्टिंग कैसे रहेगा, आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो तो क्या ध्यान रखोगे, आपकी चेयर कैसी होनी चाहिए, हर चीज. तो ये अगर आपने फॉलो कर लिया तो शिवांगी मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि कोई चाहे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. आपने बहुत सारी चीजें बताई, गाड़ी कैसे चलाना, लिफ्ट कैसे करना. आप टॉप 5 चीज बता सकते हो कि लिफ्ट अगर कर रहे हो तो ये ना करो, ये करो. हम क्विकली एक Done. 2 मिनट में अगर बात कर तो सकते. लिफ्ट करने के लिए हमको पहले तो जो भी ऑब्जेक्ट को हम लिफ्ट कर रहे हैं उसके सामने खड़े रहना है. ओके. जिसको हम जिस लिफ्ट ऑब्जेक्ट कर को रहे हम हैं लिफ्ट उसके करने वाले, सामने. बैग है एग्जांपल, ओके. उसके क्लोज खड़े रहना है. ओके. मेंटली प्रिपेयर होके लिफ्ट करना है. हम बातें और ध्यान नहीं और बड़ा ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर लिया तो वी आर नॉट प्रिपेयर, वी आर नॉट एंगेज्ड अवर कोर. और उसको लिफ्ट करने के लिए भी फॉरवर्ड बेंडिंग 50 डिग्री 60 डिग्री से ज़्यादा अवॉइड करके थोड़ा हिप और स्पाइन दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करके लिफ्ट करने का टेक्निक होना मतलब चाहिए. कि नी को बैंड करके थोड़ा सा नी, नीचे. थोड़ा सा हिप, थोड़ा सा बैक, तीनों के कॉम्बिनेशन से अपर एक्सट्रीमिटी से So प्लान करके लिफ्ट राउंड ना हो बैक. कंप्लीटली उसका कर्व हम मिस ना कर दे, लॉस ना कर दे. आई रिमेम्बर वन यंग पेशेंट जो यूएस से लैंड हुआ, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे बैग लिफ्ट करने गया. वो बड़ी बैग होती है ना, जब यूएस पहले के टाइम पे जाते थे तब बड़ी बड़ी बैग लेके ही जाते थे. तो खुद लिफ्ट करी, ही वाज फ्लैट ऑन द एयरपोर्ट. हिज फादर कॉल्ड मी, we sent ambulance, picked him from that, admitted in our setup, treated 4-5 days and got him back. MRI भी करने के लायक नहीं था वो. अरे रे. डिस्क बल्जी था फाइनली उसके डायग्नोसिस में. इज 100% अहमदाबाद में आज वो बहुत एग्रेसिव बिजनेस चला रहा है. बहुत बढ़िया. ओके. सो एक हुआ कि लिफ्ट कैसे करना, फिर ड्राइव कैसे करना. ड्राइव करने में हमारा लेग डिस्टेंस और चेयर डिस्टेंस प्रॉपर होना चाहिए. हम लोग क्या कहते हैं, स्टीयरिंग के इतने क्लोज आ जाते हैं. नहीं, यू हैव टू इम्प्रूव द डिस्टेंस. क्यों डिस्टेंस करना है? हमारे हिप और नी के एंगल को मेंटेन करने के लिए. और दूसरा, चेयर का जो पीछे का पार्ट है उसको थोड़ा सा बैक सपोर्ट पीछे ले जाना 90 डिग्री, या फॉरवर्ड बेंड नहीं रखना, उसको स्लाइट बैकवर्ड सो 90 डिग्री से थोड़ा सा स्लाइट पीछे. ओके. या तो 90 बट आगे तो बिल्कुल ही नहीं. आगे तो बिल्कुल. लेग स्पेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हाइल ड्राइविंग अ कार. लेग स्पेस रखना आप है. अंदर एंटर हो रहे हो, बाहर आ रहे हो, हर चीज में लेग स्पेस आपको एक अच्छा वो देगी. और ऑन अ लाइटर नोट, नॉट ऑफेंडिंग एनी कंपनीज, मुझे आप सिंपल कार भी दोगे चलेगा, बट वर्ल्ड की लग्जरियस सीडान दोगे तो आई वुड नॉट प्रीफर दैट. थोड़ी हाई हाइट होनी जरूरी है. हाँ, एसयूवीज वगैरह वगैरह आप ज्यादा रेकमेंड करते हैं. बेस्ट कोई भी हाई हाइट टॉलमेंस कार. हाँ. मैं एकदम वैगन आर, सेंट्रो, नॉट सो कॉस्टली कार्स, बट हाई हाइट टॉलमेंस कार ये बहुत और एसयूवी. तो मैं पर्सनली मुझे वर्ल्ड की मोस्ट लग्जरियस कंपनी सीडान गिफ्ट में भी दे तो मैं उसको यूज नहीं करूंगा. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई, पहली बार मैंने सुना है, बट कितना लॉजिकल है. क्योंकि आप उसमें कंपलसरी चाहो या ना चाहो फ्लेक्शन में ही आ जाते हो.
हाँ। आपका हिप नी का एंगल बदल जाता है, लंबर का एंगल बदल जाता है. सो वो भी साइंस है. लोग पूरी वर्ल्ड सीडान में भी घूम रही है. स्पाइन में इतनी प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा पोस्चर के बारे में ऑब्सेशन डेवलप होने की वजह से ये कमेंट मैं कर रहा हूँ. ये नहीं, जनरलाइज नहीं कर आई सकते आप. कम्प्लीटली अग्री, क्योंकि मैं जब सिडान चलाती हूँ ना, एंड द प्रेशर आई फील कि लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्राइविंग है, भले वो 2-5 घंटे हो, और वर्सेस एसयूवी जब चलाते हैं तो लगता है बैक इज रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल है आप, क्योंकि आपकी कंफर्टेबल लेग है. स्पेस, हाइट सब कुछ मेंटेन है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ठीक है, तो हमने बात करी कैसे लिफ्ट करना, हमने बात करी कैसे ड्राइव करना, और कुछ है जिसके ऊपर आप पोस्चर करेक्शन करना चाहेंगे? कैसे खड़े रहना और कैसे वॉक करना खड़े है? रहने में हमारे दोनों फुट, दोनों नी, दोनों हिप पे इक्वल वेट होना चाहिए. नी थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, लंबर न्यूट्रल होना चाहिए, शोल्डर स्लाइट रिलैक्स एंड फॉरवर्ड लुकिंग. तो एक आइडियल पोस्चर है. कोई लोग क्या स्वे बैक करते हैं, कोई थोड़ा फॉरवर्ड बेंड अपर बैक से रहता है, किसी का डोर्सल और लंबर का डिस्टर्ब होकर स्टमक का पोर्शन, एब्डोमेन का पोर्शन थोड़ा आगे आता है. दो ही इज नॉट फैट, बट पोस्चर की इम्बेलेंस की वजह से स्वे बैक पोस्चर होता है. तो उससे वजह थोड़ा टमी टक इन, हिप नी का सॉफ्ट एंगल, शोल्डर रिलैक्स एंड फॉरवर्ड लुकिंग पोस्चर. वो स्वेइंग इसीलिए भी होता है कि उनका बेली बढ़ गया है, और शायद मैं वही बता रहा हूँ कि देयर बेली माइट नॉट बी बिग, इट्स अ मसल इम्बैलेंस. एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेल्विस के मसल की एसिमेट्री की वजह से और डोर्सल और लंबर के मसल के इम्बैलेंस की वजह से वो थोड़ा सा पोस्चर डेविएट होता है. एंड दिस इज वेरी वेल करेक्टेबल विथ एक्सरसाइज. ओके, ओके, ठीक है. सो कैसे खड़े रहना तो आपने बता दिया, दोनों पैर पे इक्वल वेट वगैरह होना चाहिए. इवन जब आप हेड फॉरवर्ड है तो वो भी आपका, चटक इन, आई चिन टक थिंक, शोल्डर के ऊपर कान आना चाहिए, और आपका शोल्डर, शोल्डर, ईयर सब एक लाइन में. कंप्यूटर में काम करते करते लोग फॉरवर्ड हेड कर देते हैं. फॉरवर्ड से सब ऑसिपिटल मसल की टाइटनेस डेवलप होती है. सब ऑसिपिटल मसल की टाइटनेस से सर्वाइकल हेडेक चालू हो जाता है. और आदमी महीनों तक फिजियो ले ले फिर भी ठीक नहीं होगा. बट जब फिजियोथेरेपी उसको 5 दिन या 10 दिन अच्छा सा सब ऑसिपिटल स्ट्रेच करके सिखा दे तो उसका हेडेक चला जाएगा. परफेक्ट. ठीक है, ठीक है, ओके. और वॉक करते वक्त भी ये सेम चीज़ों का अगर वो ख्याल रखे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं. आपने बहुत सारी चीज़ों को गाइड किया है. अगर कोई इंसान को कोई भी किस्म का स्पाइनल इश्यू आता है, और अगर दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स, इंजेक्शंस जो दिए जाते हैं, उसमें आपके क्या विचार है? सो बहुत एक्यूट पेन है और वो हाँ. ऐसी कंडीशन में है कि हिल नहीं पा रहा है, तो कुछ 2-3 दिन एंटी इन्फ्लेमेटरी या मसल रिलैक्सन ले ली, ठीक है. बट लॉन्ग टर्म मेडिसिन अवॉइड करना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारी इंटेस्टाइन लाइनिंग को भी इफेक्ट करता है और सिस्टम के बहुत सारी जगह पे वो डिस्टर्बेंस करता है. किडनी, लीवर, वो लंबे डोज से होता है खैर. बट हम क्यों वो लेना चाहें, क्योंकि वो टारगेटेड ट्रीटमेंट तो है ही नहीं. टेम्पररी रिलीफ, लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, नॉट अ टारगेटेड ट्रीटमेंट. और स्टीरॉइड टारगेटेड नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ वो ही एरिया को ट्रीट नहीं करता है, पूरे बॉडी में वो, और इसीलिए साइड एब्सोल्युटली. और वो इफेक्ट. टेम्पररी पेन रिलीफ करता है, अंदर तो कुछ क्योर वो कर नहीं रहा है. करेक्ट. सो हम वही चीज पे फोकस करें जो रूट कॉज को ट्रीट करे. जैसे स्टीरॉइड स्ट्रिक्टली नो नो शिवांगी, स्ट्रिक्टली नो नो. उसकी भले ही साइड, कितना कॉम्प्लिकेशंस क्यों अरे ना. आप नहीं मानोगे, आज यंगस्टर सफर हो रहे हैं. जैसे पोस्ट कोविड हम एक कंडीशन देख रहे हैं जिसका नाम है एवीएन ऑफ हिप. ओ, बिग टाइम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम. प्रॉब्लम. एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप. देयर इज ड्यू टू स्टीरॉइड इंड्यूस्ड कोएगुलोपैथीज. पहले के जमाने में क्या था, कभी कभार कोई इन्फ्लेमेटरी डिसीज के लिए दे दिया या कभी कभार स्किन कंडीशन में दे दिया. तो हमारे मिशन के हिप क्लिनिक में हम वीक में एकाध एवीएन पेशेंट देखते थे. आज हम डेली एक पेशेंट देखते हैं. आर यू किडिंग मी? एंड 22 ईयर यंग गर्ल, 35 year young boy are advised hip replacement surgery. Oh. Fortunately we have got fantastic ATRD treatment जिससे हम हिप रिप्लेसमेंट यंगस्टर में बचा लेते हैं. पर वो होने का रूट कॉज स्टीरॉइड है. तो स्टीरॉइड तो स्ट्रिक्टली अवॉइड करें. आई मीन ऐसी सिचुएशन जहाँ मेडिकल साइंस उसको अवॉइड ना कर सके तो अलग बात है. अदरवाइज आप आए दिन स्टीरॉइड दे दो या ले लो, वो नहीं चलेगा. पड़ी का भी नहीं चलेगा. आपको पता है वो पड़ी का वाली दवा आती है जिसके अंदर कोई ब्रांड नेम नहीं होता है, आयुर्वेदिक का नाम चलता है. आइडियल आयुर्वेदिक इज फैंटास्टिक. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम. आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल हु सेल स्टीरॉइड ऑन द नेम ऑफ आयुर्वेदिक एंड फूलिंग अराउंड द पीपल. ओ वाह, ऐसा भी होता है? अरे आप क्या नहीं मानते हो. मेरा एक फ्रेंड टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट का, इंडिया का वन ऑफ द ऑथोरिटी साइंटिस्ट है. उसके पास जो सैंपल आते हैं आप देखो तो आप चौंक जाओ. यहाँ के कोई इंडिया से वो लंदन में एक पेशेंट पड़ी की मंगाता था, वो पड़ी का वाली दवा लेता रहा और कुछ टाइम बाद पता चला हिप जॉइंट सूखने लगा, जो हम बात कर रहे हैं. फिर कोई और रीजन नहीं मिलने से वो पड़ी की वाली सैंपल मंगा के उसको लैब टेस्ट कराया तो उसमें स्टीरॉइड था.
और ये स्टेरॉइड अगर आसान भाषा में समझा सके कॉमन मैन को, होता क्या है? स्टीरॉइड एक ऐसा केमिकल है जो ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल प्रमाण में कोर्टिजोल या काफी सारे केमिकल्स रहते हैं, जो एक अच्छा पॉजिटिव उसका रोल होता है, वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं, हर चीज में हेल्प करते हैं। इम्यूनिटी में हाँ, भी हेल्प पर करता है, नहीं, वो एक अलग ही इम्यूनो सप्रेशन कैटेगरी में भी Correct. आता है, उस पर एक सेपरेट डिस्कस करेंगे। पर वो बॉडी में आए हुए एक्यूट कोई भी कंडीशन को सबसाइड करने के लिए इमीडिएट हेल्प करता है, बट उसकी साइड इफेक्ट का लिस्ट भी बहुत बड़ा है। जैसे बोन के ऊपर वो ऑस्टियोपोरोसिस करता है, बोन की डेंसिटी को अफेक्ट करता है। राइट। बट सबसे ज्यादा अभी हम इतने सारे डिफेंसिव मोड पे आ गए कि जितने लोग हो सके उसके प्रिस्क्रिप्शन को ट्राई करते हैं कि कंट्रोल द स्टीरॉइड्स, बिकॉज अब 35 ईयर के आदमी का हिप खत्म हो गया और रिप्लेसमेंट बोल दिया गया, आगे के 35 ईयर बाकी है। एग्जैक्टली, और बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सुने हैं। डेली आप एवियन ऑफ हिप ने तो एक अलग ही नया उसका भी एरा स्टार्ट हो गया है। वेव आया था, कोरोना ये नहीं किया, AVN कोरोना का। में जिसको स्टीरॉइड देना पड़ा, हाँ। और वो भी जरूरी था उस टाइम पे शायद लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बाहर आने के लिए। बट अभी के लिए तो जिसको अवेयरनेस है, तो मेरा एक वो भी मैसेज है, जिन्होंने कोविड में स्टीरॉइड लिया है उनको प्रोएक्टिव भी कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। वो एक पूरा डिटेल सब्जेक्ट है, उस पर भी कभी डिस्कस करेंगे। वाओ वाओ, आई एम ब्लोन अवे। मुझे लग रहा है कि लोगों को ये बेसिक सी चीज़ें है ना, कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट स्कूल लेवल पर सिखानी चाहिए, जो उनके लाइफ लॉन्ग पेन का कारण बन रहा है। आई थिंक वो कभी आएगा ही नहीं अगर ये बेसिक सी चीज़ों का ख्याल रखा। बहुत सारा जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं ना, तो आपने एक चीज़ बताई थी, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा केयरफुली करनी है, आपको आपके बॉडी को सूट करे वो करना है। मुझे दुख तब होता है जब एवरीबडी इज़ नाउ एन इन्फ्लुएंसर, एवरीबडी, जैसे आपने बताया सबको सब पता है, और जब ये इन्फ्लुएंसर्स उनका प्रॉबली मोटिव होगा कि वो हेल्प करना चाहते हैं, बट अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा बता देते हैं और वो 1 मिनट की रील में कुछ गलत समझ लेते हैं और गलत फॉलो करते हैं, जिससे इंजरी होती है। मुझे लगता है कि हमेशा कोई भी पेशेंट को या जिसको भी प्रॉब्लम है, एक्सपर्ट की सुनना चाहिए। आपके क्या ख्याल है, जब आप ये भी वीडियो वगैरह देखते होंगे, आपको क्या उसमें लगता है कि गलत गलत चीज़ें जब लोग बताते हैं, व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? सो सबसे पहले आपने जो बताया कि उनके भी मोटिव तो अच्छे ही होंगे कि कहीं ना कहीं वो सोसाइटी को हेल्प करना चाहते हैं, बट देयर आर टू कैटेगरी ऑफ such activities happening. One is thoroughly knowledgeable and well researched professional. वो एक जो जनरलाइज गाइडलाइन देता है, वो जनरलाइज हम उसकी अंडरस्टैंडिंग की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो thoroughly researched पर्सन है। और वन इज थोड़ा सा सुपरफिशियल, विदाउट डेप्थ, इधर उधर का एक्यूमुलेट करके खुद के थॉट शेयर करे, कहीं से सुना पढ़ा और बोल दिया, तो वो कहीं पे गड़बड़ हो सकता है। सो हमको सही में चूज करना है हम किसको इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के लिए फॉलो करें। सुने सबको, बट फॉलो किसको करना, फॉर डूइंग एक्सरसाइजेज। और पेशेंट पॉपुलेशन के लिए तो मैं ऐसा मानूंगा कि पर्सनली एक पर्सनल कंसल्टेशन और फिजिकल प्रोफेशनल हेल्प, भले वो ऑनलाइन कंसल्टेशन हो, भले वो फिजिकल कंसल्टेशन हो, बट वो एक प्रॉब्लम को टेलर मेड अंडरस्टैंडिंग और उसमें सॉल्व करेगा। जनरलाइज चीजों के लिए भी हमने जो 2 कैटेगरी डिस्कस करी, उसमें से जो रिसर्च पर्सन है, क्योंकि आज मैं और आप अगर कुछ डिस्कस करते हैं तो उसके पीछे 25-50 साइंटिफिक बेसिस है। कुछ भी रैंडम कमेंट करना इस प्लेटफॉर्म पे अलाउड नहीं है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबल टास्क, बिकॉज अगर 500, 1000, 5000, 50,000 लाख लोग उसको देखे सुने, उसमें से कोई भी फॉलो करता है, तो इट्स आई कंसीडर दिस इन्फ्लुएंसर थिंग और डिजिटल मीडिया पे कुछ एडवाइस देना इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल टास्क, क्योंकि आप अपने पर्सनल कंसल्टिंग रूम में सिर्फ एक फैमिली से डिस्कस कर रहे हो, यहाँ आप हजारों फैमिली से डिस्कस कर रहे हो। सो ट्रू। आई थिंक मेरा एक प्रोग्राम, हेल्थ कोच प्रोग्राम जब मैं लेती हूँ, आपने जो बताया ना 1 to मास्टर्स में जब डिजिटली आप कुछ भी शेयर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरा मानना है इवन 1 to 1 में भी आप, अगर आप डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, या मैं जब सर्टिफाई करती हूँ लोगों को, हेल्थ कोच को, मैं एक रूल हमेशा कहती हूँ, वो रूल है आई डोंट नो। मतलब कि जहाँ पर आपको लगे कि मुझे नहीं डेप्थ में पता है इसका, तो बता दो क्लाइंट को कि आई डोंट नो, बट उसको जस्ट बिकॉज आपका ईगो कहता है मैं कैसे सामने वाले को कहूँ, झूठ मूठ का आपका बता देने की वजह से सामने वाले को जो सफ़र करना पड़ेगा उसकी बद्दुआ आप नहीं लेना चाहते हो। तो आई थिंक जो इन्फ्लुएंसर्स या जितने भी लोग हैं, केयरफुली बताए, उनका खुद का रिसर्च, भले वो ऑपोजिट हो किसी और के साथ, उससे लेना देना नहीं, बिकॉज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा,
बट एक वेल रिसर्च्ड बात डिस्क्लेमर जरूर होना रहता है। जरूरी है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। अब फर्नीचर के ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज हमारा कंफर्ट की वजह से, लग्जरी की वजह से, फर्नीचर, चेयर की अगर हम बात करें, टेबल वगैरह, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुका है। तो चेयर सिलेक्शन कैसा करना चाहिए, क्योंकि आज कुछ गेमिंग चेयर्स जैसा भी सुनने में आता है, और वो रेड कलर की चेयर है ऐसा कुछ, तो वुड यू रेकमेंड दैट? तो गेमिंग चेयर जो है वो स्पेसिफिकली ये यूट्यूबर या हम्म। मीम मेकर, उनका लॉन्ग टर्म कंप्यूटर पे ही पूरा काम करके एडिटिंग चलता रहता है, राइट। तो उनके लिए काफ़ी पॉपुलर होगी। और वो भी एक ने देखा, दूसरे ने यूज़ किया, दूसरे ने देखा, तीसरा चल रहा है। तो उस चेयर में भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे उसका जो लंबर सपोर्ट है वो थोड़ा लोअर लेवल पे है, वो स्लाइट ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पे उसका लंबर सपोर्ट मैं चेयर में देखता हूँ, पर्सनली मैंने चेयर यूज़ नहीं किया है, पर वो थोड़ा बटक्स के लेवल पे, तो वो थोड़ा हायर होना चाहिए। ओके। सेकंड, नेक के पोर्शन में जिस तरह का सपोर्ट होना चाहिए, उसके बदले उल्टा आता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कोई डिवाइस छोटा सा रोल रखा हुआ है, तो वो भी कभी नेक को पुश कर सकता है, तो वो मुझे इतना आइडियल कंफर्टेबल नहीं लगता है। बट जनरली ज़्यादा वहाँ टच भी नहीं करते होंगे लोग, क्योंकि कंप्यूटर में व्यस्त रहते हैं। बाकी ऑफिस की बात करें, अदर देन दिस, एज अ प्रोफेशनल, कंप्यूटर प्रोफेशनल है, आईटी सॉफ्टवेयर सब, उनकी चेयर की हाइट एडजस्टेबल हो, आर्म सपोर्ट प्रॉपर हो, प्रॉपर लंबर सपोर्ट मिले, प्रॉपर सर्वाइकल सपोर्ट मिले, हमारी स्पाइन के हर कर्व को मैच करने वाली सिस्टम होनी जरूरी है। अदरवाइज आप कितना भी ट्राई करो, उसको आइडियल बैकग्राउंड नहीं मिलता है, तो वी टेंड टू assume wrong postures. So I tell two things. One is your knowledge about the ideal sitting surface, and one is your knowledge about ideal sitting styles. ओके। दोनों अगर हम करेक्ट कर ले, जैसे सीटिंग स्टाइल हमने आज डिस्कस करी, जी। सरफेस भी करेक्ट कर ले, तो इट्स लाइक सरफेस 100% कैसा होना कॉम्बिनेशन। चाहिए? सरफेस फॉर्म होना चाहिए, ओके। बट एज अ होल द बैक सरफेस, द अच्छा। सिटिंग सरफेस, उसमें प्रॉपर कर्व, सर्वाइकल की कर्व, लंबर की कर्व, उसके थोड़े वेरिएबल एडजस्टमेंट जो एग्जैक्ट लेवल पे हम ला सके, क्योंकि हाइट के हिसाब पे भी वो वेरिएशन होता है। ओके। तो मैं किसी को भी, मेरे पेशेंट मुझे बोलते सर ये चेयर ले लूँ, तो मैं उनको आइडियली क्या गाइडलाइन करूंगा कि आप चेयर के शोरूम में जाओ, कुछ क्राइटेरियाज मैं आपको गाइड करता हूँ सपोर्ट्स के, उस पे बैठो, ट्राई करो, फिर बाय करो। आपको ये चेयर सही लग रही है जो भी आप बैठे हो, कि इसमें कुछ 20-30 मिनट्स के लिए चलेगा, बट मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको 4 आवर 6 आवर 8 आवर डेस्क पे काम करना है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं ये चलेगी अपने कि कैजुअल सीटिंग के लिए कंफर्टेबल सपोर्ट है। नहीं है। हाँ, राइट, ओके, गॉट इट, ठीक है। अब हम सर्जरी की बात करते हैं सर। सर्जरी कितने लोगों को जेन्युइनली ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि आज छोटा भी प्रॉब्लम हो जाता है तो भी उनको गाइड किया जाता है कि अब सर्जरी ही करवा दो। सो हम स्पाइन में इतना इंट्रिकेट डेलिकेट वर्क करते इतने सालों से, 17 ईयर्स, 60,000 प्लस पेशेंट्स ट्रीटेड सक्सेसफुली, हम इतना जान चुके हैं कि अगर प्रॉपर तरीके से पोस्चर, लाइफस्टाइल, आइडियल फिजियोथेरापी कोई भी अच्छे क्लिनिक में वर्ल्ड वाइड करी जाए, तो 95 to 98% पेशेंट्स कैन बी ट्रीटेड विदाउट इंटरवेंशन। वाह, यानी 100 में से 2 to 5% को ही सर्जरी की जरूरत है, क्या बात है। बाकी बात है। सबको बचाया जा सकता है। सो 95% जितने तो मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती दे है आर कि दे सर्जरी। आर डेटा सेज दैट। एंड स्पाइन सर्जरी की एंट्री कसी भी है, एक मेडिकल प्रोफेशनल भी जानते हैं कि आंख का अगर मोतियों करवाना है या हार्ट की बाईपास करवानी है, तो वो करवा ले, पर स्पाइन हो सके तब तक नहीं खोलना चाहिए। क्योंकि मैंने भी, और सर आपने तो बहुत सुना होगा, बट मैंने भी सुना है कि L4 L5 का कोई सर्जरी करवाया, स्पाइनल कोई ना कोई किस्म का सर्जरी करवाया, और उसके बाद प्रॉब्लम कोई दूसरा आ गया। हाँ, और उसमें सर्जन का फॉल्ट नहीं है, भले हाँ। बेस्ट, लेट्स अज्यूम बेस्ट ऑफ द सर्जन ऑपरेट करता है, पर उसकी बात की जो प्रोसेस है ना, जैसे जहाँ से एंटर हुए, जिस बोन को काट के, उस जंक्शन पे इंस्टेबिलिटी होना, जहाँ ऑपरेट किया वहाँ पे फाइब्रोसिस होना, कुछ चीज़ें नेचर की इनएविटेबल है, एंड दैट मेक्स द थिंग्स डिफिकल्ट एंड प्रोग्नोसिस डिफिकल्ट। बट 2 to 5% ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन एक हद से ज़्यादा बढ़ गए, बोवेल कंट्रोल लूज हो गया, यूरिन कंट्रोल लूज हो गया, न्यूरोलॉजिकल यूरिन कंट्रोल, तो उस केस में हमको अर्जेंट सर्जरी का डिसीजन लेना पड़ सकता है, और उसमें फिर हम राह भी नहीं देखेंगे। करेक्ट, मतलब जहाँ जरूरी है वहाँ जरूर 2 सर्जरी to करवानी 5% चाहिए। वहाँ करवाना पड़ेगा, यस, कर लेंगे, बाकी सबको बचाना है। ब्यूटीफुल सर। अभी रैपिड फायर टाइम, कुछ सवाल है, मैं चाहूंगी आप जरूर शॉर्ट में उसका जवाब दे सके। सबसे पहला, लंबर सपोर्ट के लिए एक बेल्ट जो पहनते हैं, इज दैट ओके टू यूज? Not for everyone. I would quickly tell that
हर स्पाइन कंडीशन और प्रॉब्लम का एक इंडिकेशन होता है. जहाँ इंडिकेटेड है वहाँ कुछ स्मॉल मिनिमल ड्यूरेशन के लिए पहन सकते हो. अगर यही हम लंबा पहनेंगे तो वो हमारे कोर मसल की एक्टिवेशन को अफेक्ट करता है. लोग क्या करते हैं, हैबिट पड़ जाती है, पहन लिया तो फिर लाइफ टाइम सेट हो गए. कुछ लोग तो ऐसे आते हैं. इट्स नॉट वाइज. वी मस्ट मेक आवर ओन कोर मसल्स मच स्ट्रॉन्गर. ओके ओके. सो कोर के रिलेटेड ही अगला सवाल है, 1 मिनट प्लैंक करना क्या आपके लोअर बैक और बैक रिलेटेड इश्यू को दूर कर सकता है? वो दूर तो करने का स्टेज अलग होता है जब पेन होता है, बट देन अदरवाइज दिस इज अ फैंटास्टिक एक्टिविटी. ओके. आपको प्लैंक कर सको तो वो रियल गुड फंक्शनल कोर एक्टिवेशन है. ओके ठीक है. सबसे बड़ा एक कॉमन मिसकंसेप्शन जो आपने सुना हो बैक पेन को लेकर? मीन्स जो चलता आता है काफ़ी टाइम से बेड रेस्ट. इस पेशेंट को बैक पेन हुआ, 3 महीना बेड रेस्ट ले लो, 6 महीना बेड. आज लोगों के पास 5 दिन का टाइम नहीं है, तो वो कैसे चलेगा? बेड रेस्ट का टाइम था वो चला गया, क्योंकि वो ऑन द कंट्री हमारे हर मसल की कंडीशनिंग को अफेक्ट करता है. राइट. तो अभी रिलेटिव रेस्ट का कंसेप्ट आ गया कि आप थोड़ा सा मूवमेंट जेंटल करते रहो और आराम करो. 10-15 दिन में कंफर्टेबल होके वापस एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट विद फिजियोथेरेपी सो यू आर एबल टू गो बैक टू एक्शन. ओके ओके. सबसे अनयूजुअल कोई स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड फैक्ट जो आपने जाना हो? हमारे ब्रेन का वेट है 1200 to 1400 ग्राम. ब्रेन से बॉडी की पूरी नर्व्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सेंट्रल पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड है. इट इज़ द बंच ऑफ नर्व्स, बंडल ऑफ नर्व्स, पूरा एक टाइट पैक स्ट्रक्चर है. यू विल बी सरप्राइज टू नो द वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज जस्ट 35 ग्राम. Oh, which communicates from our brain to whole body. Even if I am wow. raising this hand, my brain has given command to my shoulder muscle, but the entire message has passed via this tiny, small, compact spinal cord, 35 ग्राम. और 35 ग्राम आपको इतने किलो का लोड देकर जाता है जब पूरा ख्याल नहीं रखते हैं. और इनफैक्ट हमारे मेडिकल प्रोफेशन के अंदर ब्रेन इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ज़्यादा सीवियर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को माना जाता है. बिकॉज आप 35 ग्राम में कहीं पे 10 ग्राम डैमेज हुआ, सो यू आर लेफ्ट विद 25 ग्राम. जरा 1200-1400 ग्राम में अगर 100 ग्राम भी डैमेज हुआ तो ये 1300 ग्राम. वाओ, दिस इज पावरफुल. ओके. अगर किसी को भी बैक पेन कोई भी किस्म का है तो सबसे नंबर 1 एडवाइस क्या देंगे आप? पोस्चर एंड अर्गोनोमिक्स. उनको कंप्लीट पोस्चर चेंज करने पे ध्यान रखना है. हर 30 मिनट में वो 30 सेकंड के लिए पोस्चर चेंज करेंगे तो दे विल बी हैप्पी एंड दे विल बी रिमेम्बरिंग अस टू टुडेस टॉक पॉजिटिवली फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ. किसी को भी स्पाइनल इश्यू को अवॉइड करना है उसके लिए टॉप कोई भी एक हैबिट जो उनको ऐड करनी चाहिए, एक हैबिट जो कभी नहीं करनी चाहिए? सो बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है. अर्गोनॉमिक्स की आइडियल गाइडलाइन के जितने क्लोज रह सके वो रहना है. वेट गेन नहीं होने देना है. स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी हैबिट से दूर रहना है, बिकॉज इनकी भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है. ओवरऑल हेल्दी लिविंग पे ध्यान देना है. ओके ठीक है. आपका कोर जितना स्ट्रांग होगा उतना ही कम लोड आपके बैक के ऊपर पड़ेगा. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, कोर जितना स्ट्रांग होगा वो स्पाइन को स्टेबिलिटी देता है. Okay. आपको सरप्राइजिंग फैक्ट लगेगा, कोर कैन नॉट प्रोड्यूस मूवमेंट. कोर कैन जस्ट गिव प्रिपरेशन फॉर द एनी अदर मूवमेंट दैट यू आर गोइंग टू डू. ओके. कोर से मूवमेंट होता नहीं है, कोर सिर्फ मूवमेंट को सपोर्ट करता है. यस, एनी अदर मूवमेंट यू परफॉर्म, कोर उसको प्रिपरेटरी मसल्स बोलते हैं. कोर कैन नॉट प्रोड्यूस मूवमेंट. जैसे आप सिटअप्स कर रहे हो और काफी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिजिकल प्लेटफॉर्म पे ऐसा बोला जाता है कि सिटअप से आपके कोर स्ट्रांग हो गए. टेक्निकली कोर कैन नॉट प्रोड्यूस मूवमेंट. एब्सोल्युटली ट्रू. आई थिंक मैंने ये भी देखा है जब डेडलिफ्ट करते हैं, डेडलिफ्ट एक बैक लोअर बैक को लेकर बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है एक्सरसाइज, और उसमें जब लिफ्ट करते हैं नीचे से सबसे बड़ा जो कमांड होता है ट्रेनर का, दैट इज कि कोर को स्ट्रांग रखो, बिकॉज वो जब लूज हो जाता है सीधा लोड लोअर बैक के ऊपर आता है. एंड बहुत ही डेडलिफ्ट एक्सरसाइज के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बट हमने एक 3 साल पहले कैंपेन किया था, स्लिप डिस्क डोंट पैनिक. और उसमें एक बहुत ही अच्छा था कि ओ माँ मेरी कमर के दर्द में पहली याद आती है माँ, और उसके बाद मिशन हेल्थ. उस कैंपेन में हमने जितने, इट वाज अ वेरी बिग कैंपेन अक्रॉस अहमदाबाद सिटी. अच्छा. तो 25 to 35 ईयर के या 20 to 40 इयर्स के यंग एज के स्लिप डिस्क के पेशेंट देखे थे, उसमें से काफी लोगों के कॉज में ये डेडलिफ्ट एक्सरसाइज था. सो आई एम नॉट अगेंस्ट डेडलिफ्ट, बट आई एम वेरी मच, आई वांट टू पास दिस मैसेज कि डेडलिफ्ट का पोस्चर, फॉर्म, कैपेसिटी एकदम प्रिसाइज होना जरूरी है, वरना
ये यंग बंदा गया है कुछ अच्छा करने के लिए और आएगा बाहर विथ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म इश्यूज. वेरी ट्रू, आई कम्प्लीटली अग्री. सो गलत नहीं है एक्सरसाइज, बट गलत पोस्चर से करना गलत है, बिना सुपरविजन ग्रेजुअली करना. बिल्ड करो 10 पाउंड हम्म. 20 पाउंड 30 पाउंड सीधा 100 पाउंड करके हम अचीव क्या करना चाहते हैं. और जो भी करो उसका फॉर्म पोस्चर कंट्रोल 100% सही होना जरूरी है. कंप्लीटली. एक्सरसाइज ऑल्सो शुड बी यूज जुडिशियसली, राइट. कोई भी चीज आइडियल गाइडलाइन से फॉलो करने से हम उसका बेनिफिट ले पाएंगे. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. आप और कोई एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि जो नहीं करनी चाहिए जिम में, या बहुत केयरफुली करनी चाहिए? कोई भी एक्सरसाइज हो, जैसे आप कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई पैक फ्लाई कर रहा है चेस्ट के लिए जिसमें नेक के ऊपर इफेक्ट आती है, आप लेग प्रेस कर रहे हो तो वो लंबर को इफेक्ट करता है, तो वो हर एक्सरसाइज करने का अलाउड है, बट यू टू डू इट इन अ कंट्रोल्ड मैनर. हमको वो फॉर द सेक ऑफ डूइंग नहीं करना है, उसके हर काउंट पे फोकस होना है. इन हर काउंट प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन पे होना चाहिए. नथिंग फास्ट, फटाफट 1 2 3 12 काउंट खत्म किया, नहीं, दैट इज नॉट द वे टू डू इट. यू टू मेक श्योर आप जितना कंट्रोल वे में करोगे, ब्रेन भी उसको ऑब्जर्व करेगा, ब्रेन में भी उसकी रियलाइजेशन होगी, मसल भी कंट्रोल वे में काम करेगा, तो स्पाइन की भी इंजरी हम प्रिवेंट कर पाएंगे. आई अग्री. डीप ब्रीदिंग का कोई बैक इश्यू, स्पाइनल इश्यू के साथ लेना देना है? डीप ब्रीदिंग इज समथिंग व्हिच इज यूजफुल टू ईच वन ऑफ अस. वी Okay. मस्ट कीप डूइंग इट. डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं. राइट. Many of us sitting long duration become upper chest breather, whereas we miss the biggest muscle of inspiration called as diaphragm. So I would recommend each one of you to participate in diaphragmatic breathing, जिसमें abdomen के ऊपर you have to keep your hand. When you take deep breath, your diaphragm rises, and when you relax, your diaphragm comes back to the resting position. So it's a Okay. good activity. ओके. सो शैलो ब्रीदिंग की वजह से शायद वो लोड हो सकता है कि बढ़े बैक के ऊपर, कि नॉट Indirect उसका नॉट कोई ज्यादा रियली इतना डायरेक्ट impact नहीं नहीं, है. but shallow breathing अपनी breathing को affect करता है. ओके. ओके. सो जैसे किसी को बैक पेन नहीं है, स्पाइनल इश्यू नहीं है, उनको अगर जैसे एक सुपर फूड होता है वैसे कोई सुपर आसन आप बताना चाहे तो क्या होगा? सूर्य नमस्कार, ओके. सन सैल्यूटेशन, एक ऐसा आसन है जो एज अ स्पाइन स्पेशलिस्ट भी हम सोचे तो बहुत ही साइंटिफिक एलिमेंट है उसके अंदर. क्योंकि हम कोई भी एक्सरसाइज का सेट कंप्लीट करें और उसमें बैलेंसिंग होता है तो इट्स अ वेरी आइडियल थिंग. तो सूर्य नमस्कार में एक्सेस फॉरवर्ड बेंडिंग भी आता है एंड गुड बैकवर्ड बेंडिंग भी आता है. सो इट रियली इन वन आसन यू कंप्लीट द एंटायर बैलेंसिंग प्रोसेस. सो जिसको पेन नहीं है, आई वुड एनकरेज फ्रॉम किड्स टू whatever age participate in Surya Namaskar, and actually in front of the sun, so we get that benefit also. ओके. विटामिन डी, B12 आई थिंक वो भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि विटामिन डी, B12, कैल्शियम, ये तीन क्या सबको रेगुलर बेसिस पे चेक करवाना चाहिए जब स्पाइनल हेल्थ की बात आती है? स्पाइनल हेल्थ एंड अदरवाइज ऑल्सो बोन हेल्थ करना चाहिए, बट चेकअप से भी ज्यादा हम उसको मेंटेन कर ले. सनलाइट से, विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन से, विटामिन D3 का भी K27 के साथ कॉम्बिनेशन करो तो एब्सॉर्प्शन अच्छा होगा. वो एक बहुत ही लेटेस्ट फाइंडिंग एंड वर्ल्ड वाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैव स्टार्टेड फोकसिंग, नॉट गिविंग ओनली D3 alone. एब्सोल्युटली. हमारा And जो then- RHN का विटामिन D3 सप्लीमेंट है वो K7 के साथ ही है. Excellent. So there are very few ताकि, companies हाँ. who does work in this combination. And सनलाइट का भी एक इश्यू है शिवांगी. जैसे आप सनलाइट की जो अच्छी इफेक्ट D3 की बात कर रहे हो, आप अगर दिल्ली में रहते हो तो यू नो द ओजोन लेयर एंड द स्ट्रेटोस्फीयर इज सो मच चेंज कि आप जिस मोटिव से सनलाइट ले रहे हो वो आपके तक पहुंच ही नहीं रहा है. पहुंच ही नहीं रहा है, पोल्यूशन मिल रहा है सिर्फ. क्योंकि बीच में इतना ज्यादा वो बैरियर आ लेयर. रहा है. हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो पीपल विल नाउ, आने वाले टाइम ऐसा आएगा कि D3 के लिए सनलाइट लेना है तो लोगों को विलेज में ही जाना पड़ेगा. ओके. जो लोग मुझे ऐसे मिलते हैं कि जो बिल्कुल सप्लीमेंट में मानते नहीं है और बोले D3 भले कम हो, वेजिटेरियन है, B12 तो कम रहेगा, सप्लीमेंट तो कभी नहीं लेंगे, आप उनको क्या कहेंगे? They have to take it. Either if you are not able to maintain your nutrition system with natural foods, उससे कर लिया फैंटास्टिक. और फिर भी दिस आई वुड रेकमेंड कि इट इज एन आइडियल वे टू बूस्ट द सिस्टम. और जो जरूरी है D3, B12, कैल्शियम, वो कैल्शियम की बात करो, अगर आपका ब्लड कैल्शियम लेवल प्रॉपर नहीं है तो बॉडी तो उसको बैलेंस कर लेगी, वो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए बोन में से एब्सॉर्ब करेगी. सो रेदर देन व्हाई डोंट वी बैलेंस आवर ओन सीरम ब्लड कैल्शियम, क्योंकि अदरवाइज वो बोन से ड्रॉ करेगा. You are aware about that. वो बोन से खींच लेगा तो that will negatively affect our bones. So on the contrary, we are here to raise our blood calcium to the standard level. So when bone needs it, we can provide it.
we don't have to suck it from the bone. एब्सोल्युटली, और वो जो बोन में से सक हो जाता है उसकी वजह से फिर बोन पोरस हो जाना और अलग अलग एक ऑस्टियोपोरोसिस स्पेशल वगैरह. टॉपिक है, हम कभी चांस मिला तो हाँ, we have a fantastic bone talk also. We will try and एब्सोल्युटली. plan to organize. 100%, 100%. और जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है उसमें विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगेन, बिकॉज विदाउट विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं होगा. ओके, प्रोटीन का कोई रोल है इसमें? इनटेक जब डाइट की बात करते हैं तो क्या प्रोटीन इनफ जब वो लेते हैं तो उसकी वजह से कुछ स्पाइनल हेल्थ में सपोर्ट मिलता है? प्रोटीन विल ऑलवेज हेल्प, ओके, क्योंकि मसल्स का ही सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिस्टम प्रोटीन है. ओके, तो प्रोटीन इनटेक आइडियल होने से हम उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे. ब्यूटीफुल. ऑलराइट डॉक्टर आलाप, मिशन हेल्थ ने जो मिशन उठाया है और 8 सेंटर्स अहमदाबाद में जब खड़े किए हैं, 17 साल से जो आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में, इट इज़ कमेंडेबल जो आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. बट मिशन हेल्थ का मिशन अभी क्या है और फ्यूचर प्लान भी क्या है? मिशन हेल्थ, हम अभी 3 डॉक्टर से हमारा जर्नी हमने स्टार्ट किया था 2007 में. काम करते गए, लोग जुड़ते गए. टुडे वी आर वेरी हैप्पी टू से कि वी आर टीम ऑफ मोर देन 400 से ज़्यादा फिजियोथेरेपी rehabilitation professionals वाओ. from different part of India and world. They are part of our team with different speciality in physiotherapy like orthopedic, neurology, pediatrics, sports, geriatrics, women's health, cardiac, pulmonary, vascular. And this is a unique combination which makes us very different. In Ahmedabad we are spread across different locations. For example, हर 6 किलोमीटर में अगर मिशन हेल्थ नहीं आएगा तो आप अहमदाबाद में नहीं हो. वाओ. And we are working in both the fields, prevention and rehabilitation. So प्रिवेंटिव कंडीशन से लेके प्रॉब्लम आए हर लोग, सिंपल बैक पेन से लेके न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तक, सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज से लेके रोबोटिक्स तक. और इस सर्विस से काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज होती है. एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी सी कि 2 साल का बच्चा वो चल या बोल नहीं पाता था, वो आज चल रहा है, बोल रहा है. 40 साल का कोई कंपनी का, फार्मास्यूटिकल कंपनी का CEO ब्रेन स्ट्रोक के बाद टोटल बेड रिडन था, वो आज वापस बिजनेस कॉन्फ्रेंस और बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है. 70 ईयर की दादी कमर की नस की दबाव या घुटने की वजह से चलना रुक गया था, जो वापस 20 मिनट चलती है. हमारा पेशेंट जो कमर से ठीक होने के बाद सारंगपुर या वैष्णो देवी की यात्रा चल के करता है. तो एट द एंड ऑफ द डे यू फील रियली सेटिस्फाइड. एंड इनकी हैप्पीनेस, इनके इमोशंस, लोग हमारे वहाँ से डिस्चार्ज होके इमोशनली हैप्पीली क्राई करके भी जाते हैं कि ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, इतना रिजल्ट मिला है. सो दैट फुलफिल्स द होल पर्पस. आई थिंक वो आपको जो दुआएं मिल रही है ना उसी वजह से आपका इतना सारा ग्रोथ हो रहा है. So there is a cascade effect. More the people we make happy, more the results we are gaining, more they push us to work, and we keep working more, and then it's a entire positive cascade करेक्ट effects. साइकिल. वेरी ट्रू. अब फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? आप क्या So अदर देन अहमदाबाद भी सोच रहे हैं? अहमदाबाद में भी अभी हमारा एक 30,000 स्क्वायर फीट का सेटअप साइंस सिटी में हम एक्सपांड कर रहे हैं, ओके. जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है. सूरत वी आर कमिंग अप विद 30,000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मॉडल जो हमारा है. ब्यूटीफुल. So these are the 24 plans. We are planning something internationally in 25. क्या So बात है? we are in deep discussion at certain part of the world, and let's see where it happens. So we want to take our services to different part of India or some part of the world. This is current thought process within our management. एब्सोल्युटली. एंड सून आई थिंक मुझे लगता है वो सम नहीं रहेगा, वो ऑल हो जाएगा, ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ये पहुंचेगा, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल मिशन है. और मुझे जैसे फिट भारत मिशन मेरे दिल के बहुत करीब है, वैसे मैं देख रही हूँ कि आपके हर शब्द में, आपके बॉडी लैंग्वेज में मिशन हेल्थ अंदर छिपा हुआ है. कहीं ना कहीं आप दिल से काम कर रहे हैं सभी लोगों के लिए. आप इतनी दुआएं पाते हैं, आपने इतना सब कुछ कमा लिया है अपनी लाइफ में, सक्सेस पा लिया है. हाउ हैज़ बीन योर जर्नी? Very satisfying, very positive. Lot has been done, and yet lot to do. बहुत स्ट्रगल भी हुआ होगा. हमें बताओ ना, 3 लोगों से स्टार्ट किया था. पहले सेंटर की बैंक लोन में भी ट्रबल हुई थी. कोई मिठाकली के पास टेक्सटाइल ट्रेडर्स बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वो रिजेक्ट की दिया था कि फिजियोथेरेपी सेंटर में 1 करोड़ का लोन और 8-10 हज़ार स्क्वायर फीट, जो अहमदाबाद में 300 स्क्वायर फीट का बेसमेंट माइंडसेट का सेटअप चलता था उस टाइम पे. तो जब 8-10 हज़ार स्क्वायर फीट का सेटअप और स्टार्टिंग लोन 1 करोड़ की, तो वो लोगों ने रिजेक्ट ही किया था. तो ट्रबल था उस टाइम पे. फिर उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मिलने के लिए बुलाया.
2-3 घंटा मैंने वेट किया, वही क्लासिक स्टोरी हर आदमी की लाइफ में होती है। जी फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कैबिन में उन्होंने मुझे बोला 10 मिनट बताओ कुछ आपको बताना, तो देन माय टॉक व्हाट आई वांटेड टू डू लास्टेड फॉर मोर देन 1 आवर एंड दे इमीडिएटली सैंक्शन द लोन। वो टाइम और आज का टाइम, अभी हमारे 30-40 करोड़ के भी सेटअप्स होते हैं तो बैंक्स आर इन क्यू टू गिव द लोन। समझो उस दिन एक लोन रिजेक्ट हुई, काफ़ी परिश्रम किया, काफ़ी मीटिंग की, कन्विंस किया, तब जाके लोन मिला। और आज कोई भी हमारा नया प्रोजेक्ट आए तो 10 बैंक लाइन में है कि बिकॉज ऑफ द एंटायर ट्रैक रिकॉर्ड। वाह, आपने अब तक वैसे तो गिनने के लिए जाएंगे तो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, बट अगर शॉर्ट में बता सके कि इतने कितने समय में आप कब से शुरू किए थे और अब तक 2024 तक आपने क्या क्या मेजर चीज़ें ऐसी है जो अचीवमेंट्स में हम गिन सकते हैं? सो 2007 से 2024 3 फिजियो से स्टार्ट की हुई जर्नी आज 400 से ज़्यादा लोगों की टीम हो गई। अहमदाबाद में एक एरिया से 8 एरिया में हो गए, आउट ऑफ अहमदाबाद गुजरात में भी जा रहे हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि अगर हम रोज़ के 900 पेशेंट ट्रीट करते हैं तो उसमें 400-500 पेशेंट तो ऐसे हो गए, एटलीस्ट 400 जो 300 से ज़्यादा अलग सिटी से ट्रीटमेंट लेने अहमदाबाद आते। क्या आज के बात है। डेट में यहाँ बांसवाड़ा का भी पेशेंट भी ट्रीटमेंट ले रहा होगा तो आसाम में तिनसुकिया से भी आया होगा। आज के डेट में यहाँ वेस्ट इंडीज़ की एक आंटी भी ट्रीटमेंट ले रही है तो लंदन के कोई अंकल भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर से भी लोग आता है। सो इट्स अ गुड साइन फॉर आवर अहमदाबाद सिटी के यहाँ ट्रीटमेंट लेने आते हैं कुछ पर्पज़ से। और कभी 70 ईयर बिजी बिजनेसमैन फ्रॉम लंदन ट्रैवल करके कैबिन में आता है तो पूछता है कि डॉक्टर आलाप कौन छे? मैं बताऊँ मैं ही हूँ। तो क्या मुझे लगा वो कोई 60 साल के कोई डॉक्टर बुजुर्ग होंगे, कोई इंसान होंगे 40 जी ईयर्स वाले कोई डॉक्टर नहीं होंगे। जी। और अहमदाबाद में भी अगर कर्णावती क्लब में कोई 6 लोग लाइन में बैठे हैं, झूले पे बैठे गप्पा मारने, तो उसमें से एक पेशेंट मिशन हेल्थ का होगा। आई एम और श्योर। 6 किलोमीटर में मिशन हेल्थ नहीं आएगा तो आप अहमदाबाद में नहीं हो। क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर आलाप और आपकी पूरी टीम जो है। मैं मिली हूँ बहुत सारे लोगों को उनमें से, और सभी के अंदर वही वो गिविंग का नेचर है कि बस वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी सर्विस पहुंचाना चाहते हैं। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, आपके जैसे लोग और ज़्यादा आए, बढ़े इस समाज में, ताकि हम लोगों को और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। थैंक यू सो मच शिवांगी फॉर दिस। एंड आप भी जो फिट भारत के माध्यम से लोगों को कुछ ऐसे लाइफस्टाइल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस करते हो विथ सच अ नोबल वर्क, क्योंकि कोई यहाँ से बैठा बैठा डिजिटल माध्यम से कितने लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, तो मैं आपको उसके लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। एंड आई वुड लाइक टू विश यू कीप डूइंग सच एक्टिविटीज सो दैट यू थैंक कीप यू। टचिंग मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच सर। और जो भी लोग आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी कोई कांटेक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी डाल देते हैं, ताकि अगर आपकी टीम या आप गाइड कर सके, आई थिंक बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच आपका स्पेशली वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। देखा, मैंने कहा था आपको कि आप बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट से पाएंगे। डॉक्टर आलाप शाह के साथ बात करते हुए मुझे इतना अच्छा फील हुआ है, क्योंकि उन्होंने हर एक पॉइंट बिना कोई झिझक इतने डिटेल में शेयर किया है। इवन जब हम ड्यूरिंग द पॉडकास्ट ऑफ शूट भी जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने इतने सारे चैलेंजेस के बारे में बताया, और उनका मिशन है जेन्युइनली कि वो लोगों तक अपनी सेवा लेकर जाना चाहते हैं, मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंचना चाहते हैं। एंड आई विश कि उनका जो मिशन है वो लाखों करोड़ों लोगों तक और ज़्यादा पहुँचे, सिर्फ देश तक ना रहे, बट वो आउट ऑफ इंडिया भी जाए और पूरे दुनिया में उनकी सर्विस जो है वो पहुँचे, बिकॉज वी वांट टू मेक श्योर कि लोग जो हेल्थ चैलेंजेस से परेशान हो रहे हैं वो ना हो। एंड इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इतना ब्यूटीफुल पॉडकास्ट शूट हुआ है। ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा, सबसे बेस्ट क्या लगा, और क्या जानना चाहेंगे। और ज़रूर आपने अगर अब तक शेयर ना किया हो इस पॉडकास्ट को, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं डॉक्टर आलाप शाह की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल देती हूँ, इन केस यू वांट टू रीच आउट टू हिम। आप एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर भी इसे सुन सकते हैं, और बेल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर करना फिट भारत को, ताकि आप ऐसे पॉडकास्ट मिस ना करें। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे ऐसे ही कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।